अस्सलाम वालेकुम। आज सर प्रोफेसर नईम गुमन साहब हमारे साथ हैं। तो सर, मैंने आपकी पिछली वीडियो सुनी थी मुकम्मल। आपने उसमें बताया कि मैं हासिलपुर से लाहौर तक पहुंचा। तो आपका हासिलपुर से लाहौर तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा और आप कैसे पहुंचे, इसके पसे पर्दे एक दिलचस्प दास्तान होगी, तो हम चाहते हैं कि वो आप सुनाएं। अली, ये इस तरह है कि पहली मैंने एक किस्त अपलोड की अपनी टाट स्कूल से पीआईटी का सफ़र, वो आपने सुनी और बड़े सारे लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। यार, मैं एक यानी कि एक ऐसे वालिद का बेटा हूँ जो देहाती हैं, एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। हम ठीठ पंजाबी फैमिली हैं और शायद हमारे पुरखों ने यहाँ 6-7 हज़ार साल से ज़मीन के जिगर को चीर के ही रिस्क कमाया। पढ़ने पढ़ाने के साथ हमारी फैमिली का कोई इतना ताल्लुक़ नहीं था, वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। शायद मैं अपनी फैमिली का पहला बच्चा था जो स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, फिर यूनिवर्सिटी आया, फिर आगे पीएचडी की। ये यानी कि आम लोगों के लिए तो इसमें दिलचस्पी उस लेवल की शायद ना हो, वो समझें कि कोई बड़ा कारनामा नहीं है, लेकिन मेरे लिए इस तनाजुर में बड़ा कारनामा है कि एक वो मज़दूर का बेटा और वो किसान का बेटा जिसका दादा भी ये कहे कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बार बार नसीहत करे, अब्बा जी को भी ये डांट डपट पिलाए कि आप अपने बेटे को कहाँ भेज रहे हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में वाइंड अप किया था कि हाई स्कूल जब मैंने मैट्रिक किया तो हम मैट्रिक में मज़ेदार बात यह है कि वो मेरी सप्ली आ गई थी। लेकिन वो मैं जब सियालकोट अपने अब्बा जी के साथ आया तो वहाँ पे एक बाबर रज़ाक साहब थे, उन्होंने मुझे तारुफ करवाया कि जी आपका ज़ौक़ है, टेस्ट है, आप मिनहाज यूनिवर्सिटी आ जाएँ। अच्छा, मेरे ज़हन में एक शौक़ पैदा हुआ कि मिनहाज यूनिवर्सिटी चला जाऊँ। अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट नहीं आया था, ये रिज़ल्ट से पहले की बात है। अब मैं वहाँ से निकलता हूँ और मैं अपने मामू से बात करता हूँ। मामू जी कहते हैं मैं भी अपने बेटे दाखिल करवाऊँगा। अब हम दाखिले की तगोदों में हैं तो मेरा रिज़ल्ट आने के साथ सप्ली आ गई। वो सारा माल जो वालदैन का था, मुझे नहीं याद कि मेरे वालिद साहब रोए या वालदा रोई, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर है कि वो बहुत दुखी हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे ददयाल की तरफ से होने वाला जुल्म व सितम, और आप यानी कि इसमें सोच नहीं सकते अली साहब कि जितना ज़बरदस्त तरीके से उनका टॉर्चर था। मैंने अपनी किताब में कुछ रंग चुराए हैं। मैं अपने वाले साहब का जो खाका लिखा बाबा जी के नाम से और अम्मा जी का जो खाका लिखा है, वो पढ़ने वाली चीज़ है कि किस तरह एक मशरकी वालदा अपना घर बसाती है सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे पढ़ जाएँ। हासिलपुर शहर छोटा सा कस्बा है, वहाँ रहे, गाँव नहीं गए। तो ये एक बड़ी अलग दास्तान है और दर्दनाक भी है और दिलसोज भी है और दिलदोज भी है। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी वालदा भी बहुत परेशान हुई होंगी। खैर, अब्बा जी ने फ़ैसला किया कि मिनहाज यूनिवर्सिटी चले जाएँ। मैं बतौर अब वालिद, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद ने वो बहुत बड़ा फ़ैसला किया था कि एक बंदा, जब मैं छोटा सा था 7वीं जमात में, मेरे ट्यूटर जो अब्बा जी ने लगवाए थे उनके साथ मेरे वालिद साहब खड़े थे। मैं एक पास थोड़ा सा खेल रहा था। उन्होंने पूछा आपकी कितनी सैलरी, आप एक दुकान पे काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, तो उन्होंने कहा मैं जो 1000 रुपया वो देता है। यानी कि 1000 लेने वाला वालिद लाहौर जैसे शहर में बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा है। यहाँ पर उस वक्त को 1200-1500 2000 रुपया खर्चा मुझे देना पड़ता था, पढ़ना था 97 में। खैर, अब्बा जी ने पैसे पूसे जोड़े, हम लाहौर आए। मिनहाज यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे मशरूत दाखिला दे दिया। मशरूत दाखिला इस तरह दिया कि उन्होंने कहा कि अगर पास हो गया तो हम रख लेंगे, फेल हो गया तो सप्ली पास, फेल हो गया तो वापस। अब मैं वापस घर गया, जाके इंग्लिश की तैयारी की और बस तैयारी क्या थी कि कुल कलाम ही पढ़ता रहा कि बस मेरा दाखिला पक्का हो जाए। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट आया, मेरी सप्ली पास हो गई। असल में मेरा कैरियर यहाँ से शुरू होता है, जो मैं फिर उसको आगे बढ़ाता चला गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और बड़ी अली बात है मज़ेदार, जी सर। वो ये है कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में भी हमको पढ़ाकू नहीं थे। अच्छा। वहाँ भी हम मेले ठेले, हॉस्टल में रहना और शाम को हॉकी खेलना। 2 टाइम हम गेम करते थे, सुबह क्रिकेट खेलते थे, शाम को हॉकी खेलते थे, और रात को 2-3 बजे तक कैंटीन पे गप्पे हाँकना और शुगल मेले लगे रहना। फिर वो यानी कि वो एक ज़बरदस्त ज़िंदगी का दौर था। और ये मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि ये शुरू से किताबें ले लेते हैं। हम तो जनवरी फरवरी में किताबों का सोचना शुरू करते थे। क्या करते थे? जनवरी फरवरी में कि हमारे पास किताबें आ जाएं और हम पढ़ना शुरू करें। खैर, इतनी ज़बरदस्त हॉस्टल लाइफ मैं नहीं समझता कि किसी ने गुजारी हो जो हमने गुजारी। कश्मीर से लेके कराची तक हमारे दोस्त थे, हॉस्टल में रहते थे। फिर हमने बड़ा सारा अपना वक्त ज़ाया कह लें या ना कहें, हमने वो दारुल कादरी साहब की जो एक्टिविटीज़ थी उनमें भी हमने वक्त हिस्सा डाला, आना जाना लगा रहा। खैर, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा बहुत अच्छे थे। एफ़ए हुआ, बस वो बाई चांस अच्छे नंबर कोई
अच्छी डिवीज़न आ गई, फर्स्ट डिवीज़न में पास कर लिया। और उस वक्त अली साहब नंबरों का चक्कर नहीं था, फर्स्ट डिवीज़न बड़ी चीज़ थी। फर्स्ट डिवीज़न आ गई, भरम रह गया। उसके बाद मैं ना एक दिन, अब्बा जी मेरे आते नहीं होते थे पीछे पता करने, एक दिन वो सियालकोट आए तो सुबह सुबह फजर के टाइम वो आए। अब मैंने उस वक्त नसीम हजाजी को पढ़ रहा था। अच्छा, नसीम हजाजी का एक मैं नावल कॉरिडोर में फजर के बाद पढ़ रहा था, तो गार्ड को पूछा कि इधर नईम गुम्मन है, वो लेके अब्बा जी को उधर आया तो देखा कि मैं ही सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बाकी सारा हॉस्टल सोया। अब्बा जी कहने लगे मुंडा साडा बड़ा चंगा ये वही पढ़ता है, बाकी सारे नहीं पढ़ते, बाकी सोए हुए। तो बस भरम अल्लाह तबारक तआला रखता। फिर हमने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की। अब जब मैंने इसमें इतनी दिलचस्प दास्तानें हैं, हम करिया नगर नगर फिरते रहे, लेकिन पढ़ाई की तरफ हमारी मुतलकन दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। यानी कि ये है कि मैं कहूँ कि मैं बहुत पढ़ रहा था, मैंने मिनहाज यूनिवर्सिटी में रातें वीरान बर्बाद कर दी पढ़ने में, ना बिल्कुल नहीं। हम दोस्तों से गपशप करते थे, मेले ठेले करते थे, नहाते थे, गीत गाते थे, नुसरत को सुनते थे, नुसरत की सारी कवालियाँ, नुसरत के सारे कलाम और नुसरत की सारी चीज़ें हम सुनते थे। बस हम एक बड़े दोस्तों के साथ रंगीनी की ज़िंदगी, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये मौजूदा दौर का बच्चा उसका सोच भी नहीं सकता। सुबह शाम ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे को क्या खबर कि शाम की लताफतें क्या हैं। आप भी हॉस्टल में रहे हैं, इस तरह का हॉस्टल आपने देखा कि रात 3 बजे तक गप्पे लग रही हूँ और मैच चल रहे हूँ, और फिर शाम को हॉकी चल रही हो, सुबह खेले, सुबह क्रिकेट चल रही हो, जूनियर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हो रहे हों, नारे लग रहे हों, स्लोगन्स हों, फिर कभी किसी का संदूक तोड़ के कोई चीज़ खाई जा रही है, कोई अलमारी में से कोई चीज़ चोरी की जा रही है। यानी कि ये हमारी एक्टिविटीज़। अच्छा, बीए के बाद ना, अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। बीए के बाद हम बैठे थे, हर कोई सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। मेरे दोस्त हैं सैयद कमर इजाज बुखारी साहब, उन्होंने एमए उर्दू कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा यार नईम गुम्मन ये सारे कोई इस्लामियात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप इस तरह करें, आप एमए उर्दू करें। अली, एक और भी आप उर्दू लिटरेचर के तालिब इल्म हैं, आपके लिए यहाँ पर भी एक खुशकुन बात है। जी जी। मैंने वो गाइड एक ले ली, डोगर वालों की होती थी। डोगर वालों निशान निशून लगाए सवाल। अब जब हुआ ये कि जब मैंने पेपर दे दिए, गर्मियों की छुट्टियों पेपर होते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी इबादत रोड में सेंटर बना, मुझे उर्दू कहाँ आती, हम तो ठीक पंजाबी बोलने वाले बंदे। बल्कि मेरे प्रोफेसर हंसते थे मुझ पर कि वो कहते थे कि तू उर्दू रखना शुरू कर दे, जिन्हें उर्दू का लफ्ज़ बोलना शुरू था। अच्छा, अब मैंने जब वो किताब जो थी उसको पढ़ना शुरू किया। अच्छा, अभी पार्ट 1 में फिर एक चक्कर चला। वो चक्कर ये हुआ कि 5 पेपर थे, 2 फेल हो गए, 3 पास हो गए। कितने? 2 फेल हो गए और 3 पास हो गए। अब सारे जो मेरे दोस्तों ने पेपर दिए वो कहें अब थोड़े नंबर आए, मैं ये शुक्र करूँ कि 3 फेल नहीं हुए, 3 फेल होल होता था। तो बस अल्लाह ताला ने चांस बनाना था। अब फिर मैंने भाई मेहनत शुरू की। पार्ट 1 का जब मैंने फिर क्लासिकल शायरी का पेपर दिया, उसमें मेरे 86 नंबर आए। फिर मैंने उसको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ा। और लेकिन अभी भी मैं कोई लिटरेचर की राहों का तालिब इल्म नहीं बना, क्योंकि मैं किसी लिटरेरी पर्सन से मिला नहीं था, रेगुलर पढ़ा नहीं था। खैर, एमए उर्दू हुआ। एमए उर्दू करके मैं एक अकेडमी में चला गया, और ऐसी ज़बरदस्त दास्तां है मिनहाज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की। और मैंने वहाँ फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एमए उर्दू करने के बाद एजुकेशन यूनिवर्सिटी में बड़ी तितलियाँ छितरियाँ और बड़ा माहौल था, वहाँ से मैंने बीएड किया, और बड़ा ज़बरदस्त इबादत रोड कैंपस में, और एक जन्नत का ही समा था। तो लेकिन यह है कि उस वक्त हम अस्तगफिरुल्लाह वाली पोजीशन में थे, माशाल्लाह वाली पे नहीं थे। काश के माशाल्लाह वाली पे होते। यानी कि उस वक्त हम ज़्यादा शायद मजहबी आदमी थे और सोचते थे कि हंसी चेहरों को देखना भी गलत है। अब उसके बाद क्या